हेलो एवरीवन। आज के सेशन में अपन डिस्कस कर रहे हैं जो अपना प्रायोगिक भूगोल है। प्रायोगिक भूगोल में अपना एक टॉपिक है मानचित्र। मानचित्र के बारे में आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता या फिर अपन देखें लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कम एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे लैब असिस्टेंट अभी हुई थी, उसके अंदर यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही इजी टॉपिक भी रहने वाला है। आप ये जो अपने सारे के सारे जो सिलेबस के जो टॉपिक हैं, जितने भी उन टॉपिकों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सीकर क्लासेस के नाम से, या फिर आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले मानचित्र के बारे में। मानचित्र के बारे में अगर अपन बात करें कि जो मैप्स हैं वो लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा का एक शब्द है मेपा, इस मेपा शब्द से बना है। ये जो लैटिन भाषा का शब्द है मेपा, इसी से निकल के आया है मैप, और जिसे हिंदी में अपन मानचित्र के नाम से जानते हैं। पहले यूरोपियन जो लोग थे वो मानचित्र बनाते थे, उन मानचित्रों को मेपा मुंडी के नाम से पुकारते थे। ये जितनी भी जो लाइंस लिखी गई हैं, इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे यूरोपियन जो लोग हैं वो मानचित्र को किस नाम से पुकारते थे, तो मेपा मुंडी के नाम से पुकारते थे। सीधा सीधा आंसर है। सबसे पहले मापनी पर आधारित मानचित्र का निर्माण है वो अनेक्सिमेंडर ने किया था। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन हो गया कि मापनी के आधार पर सबसे पहले जो मानचित्र का निर्माण है वो किसने किया था, तो अनेक्सिमेंडर महोदय ने किया था। इसके बाद में मानचित्र निर्माण की प्रक्रियाओं की अगर अपन बात करें तो 5 प्रक्रियाएं होती हैं किसी मानचित्र के निर्माण की। तो मानचित्र के निर्माण की जो पहली प्रक्रिया आती है वो आती है मापनी का चयन करना। सबसे पहले अगर अपन मानचित्र बनाते हैं तो एक मापनी का चयन करते हैं। निश्चित मापनी के आधार पर ही अपन किसी मानचित्र का निर्माण करते हैं। सेकंड बात आती है वो है किसी प्रक्षेप का चयन करना। मापनी का चयन कर लिया तो मापनी के बाद में उसे बनाएंगे किस प्रक्षेप पे, शंक्वाकार प्रक्षेप पे बनाएंगे, बेलनाकार प्रक्षेप पे बनाएंगे, खमध्य प्रक्षेप पे बनाएंगे, या रूढ़ प्रक्षेपों पे इसका निर्माण अपन करेंगे। तो दूसरी चीजों को अपन करते हैं किसी प्रक्षेप का चयन। तीसरी चीज आती है इसकी व्यापकता के बारे में। व्यापकता के बारे में अगर अपन बात करें तो वो किस क्षेत्र से संबंधित होगा, मानचित्र होगा वो, या फिर अपन देखते हैं कि उसके गुण धर्म क्या होंगे, उसके गुण क्या होंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मानचित्र की व्यापकता के अंतर्गत अपन शामिल करते हैं। चौथी चीज जो निकल के आती है वो है अभिकल्पना। मापनी का चयन कर लिया, प्रक्षेप का चयन कर लिया, व्यापकता हो गई। व्यापकता के बाद में चौथी चीज आएगी, अपन अभिकल्पना का निर्माण करेंगे। अभिकल्पना किस प्रकार से होंगी, यानी कि कोई भी मानचित्र है उसके अंदर अपन देखते हैं कि कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि किसी मंदिर निर्माण के लिए, किसी जगह अगर मंदिर है तो इस प्रकार के रूढ़ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सड़कों के लिए इस प्रकार के रूढ़ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुओं के लिए इस प्रकार के रूढ़ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूढ़ चिन्ह है वो क्या है, ये अपन एक अभिकल्पना ही है कि अपन देखते हैं मानचित्र को देख के अपन बता सकते हैं कि इस जगह पे मंदिर है, इस जगह पे घर है, यहाँ पर सड़कें हैं, यहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, इस जगह पे पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है। या फिर अपन देखते हैं कि जो पटवारी का नक्शा होता है उस नक्शे के अंतर्गत कुओं कोई जगह है वहां पर गोल चिन्ह लगाया हुआ होता है। तो अपन किसी भी जगह जाते हैं पटवारी को कि हमारे खेत में तो पहले से कुआं था, तो वो अपना मानचित्र देखता है और उसमें देखता है कि गोल निशान लगा हुआ है या नहीं है तो वहां पर पहले से कुआं था, वरना अब बनवाया गया है। तो अपन इस अभिकल्पना का निर्माण है वो करते हैं रूढ़ चिन्हों के माध्यम से। इसके बाद में दूसरी जो चीज आती है रंग। अभिकल्पना में रंगों की अगर अपन बात करें तो देखते हैं कि जो घास के मैदान है उसमें हरा रंग करते हैं। ठीक है,
पहाड़ी जो भाग है वहां पे ग्रे कलर का सा रंग किया जाता है, मिट्टी के कलर का सा रंग किया जाता है। इसके साथ ही देखते हैं पानी को दर्शाने के लिए वहां पे नीला रंग करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अभिकल्पना के अंतर्गत ही शामिल की जाती हैं, यानी कि किस जगह पे मानचित्र के अंदर किन चीजों को दर्शाया जाएगा, ये अपनी अभिकल्पना के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। जबकि पांचवी जो चीज आती है वो है प्रदर्शन। प्रदर्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो ये जो चार चीजें अपन ने देखी मानचित्र के निर्माण के लिए प्रक्रिया में, इन चारों चीजों को पूरी होने के बाद में किसी मानचित्र को प्रस्तुत किया जाता है, तो वही होता है मानचित्र का प्रदर्शन करना। तो ये जो चार चीजें या पांच चीजें हैं वो अपने को किसी मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मानचित्रों का वर्गीकरण। वर्गीकरण की अगर अपन बात करें तो मानचित्रों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक पे है मापनी के आधार पर मानचित्र, ठीक है। नंबर दो पे है उद्देश्य के आधार पर मानचित्र, और नंबर तीन पे जो आते हैं वो है प्रदर्शन के आधार पर मानचित्र। आज का जो अपना टॉपिक है उसके अंतर्गत अपन इन्हीं बातों का अध्ययन करने वाले हैं कि मापने के आधार पर मानचित्र कौन सा है और उद्देश्य के आधार पर कौन से हैं, या फिर अपन देखते हैं कि प्रदर्शन के आधार पर मानचित्र कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मापने के आधार पर। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अपन देखते हैं कि अधिकतम इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। मापने के आधार पर मानचित्र। मापने के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, वृहद मापनी मानचित्र और लघु मापनी मानचित्र, ठीक है। वृहद मापनी मानचित्रों की अगर अपन बात करें तो भू संपत्ति मानचित्र होते हैं और स्थलाकृतिक मानचित्र, यानी कि वृहद मापनी मानचित्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो भू संपत्ति मानचित्र और दूसरे स्थलाकृतिक मानचित्र। लघु मापनी मानचित्र, लघु मापनी मानचित्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं दीवारी मानचित्र और दूसरे होते हैं एटलस मानचित्र। ये दोनों के दोनों ही हैं लघु मापनी मानचित्र। अगर इस पोर्शन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वो अपने को इनका क्रम है वो पूछ सकता है कि कौन सा है वो छोटा है और कौन सा है वो बड़ा है। जबकि दूसरे अपन बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर मानचित्र। उद्देश्य के आधार पर अगर अपन मानचित्रों की बात करें तो तीन प्रकार के मानचित्र होते हैं, भौतिक, सांस्कृतिक और सैन्य उद्देश्य। भौतिक के अंतर्गत अपन देखते हैं कि स्थलाकृतिक जो विशेषता है उनको दर्शाया जाता है, जबकि सांस्कृतिक के अंतर्गत अगर मानचित्रों की बात करें तो यहाँ से पहले जो लैब असिस्टेंट हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था कि व्यापारिक जो मार्ग है, व्यापारिक मार्गों को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से मानचित्र का प्रयोग किया जाएगा। तो सांस्कृतिक मानचित्र है उसका प्रयोग है वो व्यापारिक मार्गों को दर्शाने के लिए किया जाएगा। तो तीसरे प्रकार के आते हैं वो है सैन्य, यानी कि सैन्य उपयोग के लिए जो मानचित्र लिए जाते हैं वो किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, ठीक है। नंबर तीन पे अपन बात करते हैं प्रदर्शन के आधार पर मानचित्र। प्रदर्शन के आधार पर दो तरह के मानचित्र होते हैं, एक तो गुणात्मक मानचित्र और दूसरे होते हैं मात्रात्मक मानचित्र। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि मानचित्रों के वर्गीकरण के अंतर्गत ये चीजें शामिल की जाती हैं। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं वो मापनी के आधार पर मानचित्र से ही पूछे जाते हैं। इनका क्रम पूछ लिया या इनका अनुपात पूछ लिया या भू संपत्ति मानचित्र है वो कैसे बनते हैं इस प्रकार से पूछ लिया, या फिर उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों के जो प्रकार है वो पूछ लिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मानचित्रों के बारे में कि मापने के आधार पर जो मानचित्र है इनके बारे में छोटी छोटी बातें अपन करते हैं। तो नंबर एक पे आता है वृहद मापनी मानचित्र। वृहद मापनी मानचित्रों के दो भागों में अपन ने विभाजित किया था।
नंबर 1 पे अपन बात करते हैं भूसंपत्ति मानचित्रों की और नंबर 2 पे बात करेंगे अपन स्थलाकृतिक मानचित्रों की। भूसंपत्ति जो मानचित्र है, इन मानचित्रों को कैडेस्ट्रल मैप के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हिंदी में अपन भूसंपत्ति मानचित्र कह देते हैं और इंग्लिश में इन्हें कैडेस्ट्रल मानचित्र के नाम से जाना जाता है। इनकी सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि इनकी मापनी होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी सबसे बड़ी जो मापनी है उसके मानचित्रों की अगर बात पूछें तो भूसंपत्ति मानचित्र होते हैं। मापनी कितनी होती है इनकी, तो इनकी मापनी होती है वो 1:1980 से 1:3960 होती है। ये अपने को एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो देकर पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके, कि पहला जो क्वेश्चन हो गया कि सबसे जो बड़ी मापनी होती है वो निम्न में से कौन से मानचित्रों की होती है। 4 ऑप्शन दे दिए, भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, या फिर उनमें से जो वृहद मापनी मानचित्र या जो लघु मानचित्र मापनी के मानचित्र है उनके बारे में दे दिया। तो सबसे बड़ी मापनी होती है वो है भूसंपत्ति मानचित्रों की होती है। या फिर अपने को ये पूछ लिया कि भूसंपत्ति मानचित्र है उनकी मापनी कितनी है, तो ये ऑप्शन दे दिया अपने सामने 1:1980 से 1:3960, या फिर ये भी अपने को दे सकता है 1:2000 से 1:4000 के मध्य। लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंतर्गत यही आंकड़ा है वो दिया गया था कि भूसंपत्ति जो मानचित्र हैं उनकी मापनी कितनी होती है, तो 1:2000 से 1:4000 के मध्य भूसंपत्ति मानचित्रों की मापनी होती है। अब ये जो मापनी है इसके अंतर्गत अपन गांवों के मानचित्र, किसी बस्ती के मानचित्र या कॉलोनी या खेतों के मैप हम वो बनाते हैं। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं स्थलाकृतिक मानचित्रों के बारे में। स्थलाकृतिक मानचित्रों को टोपोग्राफिक मैप के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो मापनी होती है वो भूसंपत्ति मानचित्रों की तुलना में छोटी होती है तो वृहद मापनी मानचित्र ही, लेकिन भूसंपत्ति जो मानचित्र है उनकी तुलना में इनकी छोटी होती है। तभी तो अपन देखते हैं कि सबसे जो बड़ी मापनी है वो भूसंपत्ति मानचित्रों की होती है। मापनी कितनी होती है इनकी, इसके बारे में देखें तो इनकी मापनी 1:10,000 से लेकर 1:10 लाख तक होती है स्थलाकृतिक मानचित्रों की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 1909 में अंतरराष्ट्रीय भूगोल संघ ने स्थलाकृतिक मानचित्रों के निर्माण के लिए 1:10 लाख की मापनी को आधार बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने बन जाते हैं प्रैक्टिकल में कि अंतरराष्ट्रीय भूगोल संघ ने जो अंतरराष्ट्रीय स्थलाकृतिक मानचित्रों के निर्माण के लिए मापनी का निर्धारण किया है वो मापनी कितनी है, तो 1 ये मापनी 10 लाख है। इनका निर्माण, किनका, स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर किया जाता है। जो स्थलाकृतिक मानचित्र हैं इनका निर्माण अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर किया जाता है। यहाँ पर जो जितनी भी बातें लिखी गई हैं इन बातों में हर एक लाइन से हर क्वेश्चन बनता है। ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप है यह बहुशंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है। अंतरराष्ट्रीय जो प्रक्षेप है वो बहुशंकु जो प्रक्षेप है, इस बहुशंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप माना जाता है, जिसकी जो मापनी है वो 1:10 लाख है। तो यहाँ पर अपन ने जो तीनों चीजें देखी कि जो स्थलाकृतिक मानचित्र हैं या फिर जिन्हें अपन अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर बनाते हैं इनकी मापनी है 1:10 लाख है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और इनका निर्माण है स्थलाकृतिक मानचित्रों का वो अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर किया जाता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप है वो किसके संशोधित रूप है, बहुशंकु प्रक्षेप के संशोधित रूप है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इन प्रक्षेपों पर कुछ भौतिक जानकारियां जैसे अपन देखते हैं उच्चावच, ढाल के प्रकार,
पर्वतीय क्षेत्र, वन क्षेत्र, जल स्रोत, नदियां, झील, नहर, सड़क मार्ग या रेल मार्ग, या अपन देखते हैं कृषि क्षेत्र और मानव बस्ती इत्यादि चीजों का निर्धारण इनमें किया जाता है। यानी कि जितने भी जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप बनाए जाएंगे 1:10 लाख के मापनी पर उनके अंतर्गत कुछ भौतिक जानकारियां जैसे उच्चावच, ढाल के प्रकार, पर्वतीय क्षेत्र, मानव निवास क्षेत्र, या अपन देखते हैं वन स्रोत, जल के स्रोत, वन्य क्षेत्र जिसके अंतर्गत नदियां, झील, नहर, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, इन चीजों का निर्धारण है वो अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेपों के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्रों को प्रकाशन भारतीय सर्वेक्षण विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यानी भारत के जितने भी जो स्थलाकृतिक मानचित्र हैं इनका निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग या फिर सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इनका निर्माण है वो किया जाता है। ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत के जो स्थलाकृतिक मानचित्र हैं इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया की अगर अपन बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई थी। 1767 में इसकी जब स्थापना हुई तो इसके जो पहले सर्वे जनरल थे वो बनाए गए थे जेम्स रेनेल को। इस चीज को और ऐड कर लेना यहाँ पे। वैसे इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जो सीकर क्लासेस के नाम से है, या फिर आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं सीकर क्लासेस के नाम से। वहां पर भी इसकी जो सारी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून के अंतर्गत स्थित है। पहले सर्वेयर जो जनरल बनाए गए थे वो जेम्स रेनेल को बनाया गया है। और भारत का सबसे पहला भौतिक जो मानचित्र है वो 1785 को प्रकाशित किया गया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा स्थलाकृतिक मानचित्र हेतु 5 प्रकार की श्रृंखलाओं का प्रकाशन किया जाता है। यानी कि भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा 5 प्रकार की श्रृंखलाओं का है वो निर्माण किया जाता है। यानी 5 प्रकार के मानचित्र वो मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि नंबर 1 पे आता है अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के मानचित्र। नंबर 2 पे आता है भारत के निकटवर्ती देशों की श्रृंखला। नंबर 3 पे आता है राज्यों की श्रृंखला। 4 पे है वायुमार्ग मानचित्रों की श्रृंखला और नंबर 5 पे है सामान्य श्रृंखला। इन 5 प्रकार की श्रृंखलाओं के जो मानचित्र हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला की अगर अपन बात करें तो अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के जो मानचित्र हैं वो 1:10 लाख के मापनी पर बनाए जाते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। संपूर्ण विश्व के लिए कुल 2222 स्थलाकृतिक मानचित्र हैं वो बनाए गए हैं। संपूर्ण विश्व के लिए 2222 स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए गए हैं। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिनमें से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच के 1800 मानचित्र हैं। यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य 1800 मानचित्र हैं 2222 स्थलाकृतिक मानचित्रों में से। जबकि
60 डिग्री अक्षांशों से 88 डिग्री अक्षांशों के बीच 420 मानचित्र हैं तथा 88 डिग्री अक्षांशों से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में 2 स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए गए हैं, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि 2222 हैं वो संपूर्ण विश्व के स्थलाकृतिक मानचित्र हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में 1800 मानचित्र मिलते हैं और 60 डिग्री से लेकर 88 डिग्री अक्षांशों के बीच में 420 मानचित्र मिलते हैं और 88 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में अपने को एक उत्तर में और एक दक्षिण में कुल 2 स्थलाकृतिक मानचित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत एवं इसके देशों की श्रृंखला में 4 डिग्री अक्षांश व 4 डिग्री देशांतर विस्तार वाले 106 मानचित्र हैं वो बनाए गए हैं, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 4 डिग्री अक्षांशीय विस्तार और 4 डिग्री देशांतरीय विस्तार के वाले कुल 106 मानचित्र हैं वो बनाए गए हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन की स्थलाकृतिक जो पत्रक हैं उनके प्रकार। स्थलाकृतिक पत्रकों के प्रकार में सबसे पहले बात आती है मिलियन सीट की। मिलियन सीट की अगर अपन बात करें तो यहाँ से जो जितने भी सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। कभी भी आपको मिलियन सीट का है वो डायग्राम बनवा कर नहीं पूछेगा अगला, अपने को सिर्फ स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करेगा कि मिलियन सीट है इसके विस्तार की बात कर लेगा या डिग्री सीट के विस्तार की बात कर लेगा या आधा डिग्री सीट के विस्तार की या चौथाई डिग्री सीट के विस्तार की बात अगला कर लेगा। एक बात तो विस्तार की पूछ सकता है, दूसरी बात जो पूछेगा इनकी मापनी की पूछेगा कि मिलियन सीट की मापनी कितनी है, डिग्री सीट की मापनी कितनी है, आधा डिग्री सीट की मापनी कितनी है या फिर चौथाई जो डिग्री सीट है उसकी मापनी कितनी है। मोस्ट जो बातें हैं वो अपने को मापनी से पूछने के ही चांस ज्यादा रहते हैं कि मापनी है वो अपने को पूछ सकता है अगला। इससे ज्यादा अगर डेप्थ की बात करेगा तो वो कोले लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि मिलियन जो सीट है इसका विस्तार है वो हो सकता है 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के बीच में हो सकता है। इसकी जो मापनी है वो होती है 1:10 लाख। ये 1:10 लाख की अपन बार बार बात कर रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय जो प्रक्षेप है उनके अंतर्गत शामिल किया जाता है जिसकी मापनी होती है 1:10 लाख। और ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप है ये बहुशंकु जो प्रक्षेप है उसका संशोधित रूप माना जाता है। मिलियन सीट में 101 से लेकर 106 तक की संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो नामकरण है वो इसके क्षेत्रीय आधार पर ही इसका नामकरण किया जाता है। जैसे अगर अपन दिल्ली का मानचित्र बना रहे हैं तो दिल्ली सीट, अगर राजस्थान का बना रहे हैं तो राजस्थान सीट, अगर अपन ओडिशा का बना रहे हैं तो ओडिशा सीट, तो इसी आधार पर इसका नामकरण वो इसके क्षेत्रीय नाम के आधार पर ही किया जाता है। इसके अंतर्गत अपन क्या देखते हैं 1 से लेकर 106 तक की संख्याओं का प्रदर्शन है वो किया जाता है। जैसे अपन डायग्राम से देखें कि अपने को क्या करना है 4 डिग्री तो अक्षांश लेने हैं और 4 डिग्री ही देशांतर लेने हैं। ठीक, जैसे अपन ले लेते हैं 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री और
32 डिग्री। इसके साथ ही 80 डिग्री ईस्ट, 81, 82, 83 और 84 डिग्री ईस्ट ले लेते हैं। ये जो सीट आ गई वो अपनी मिलियन सीट है। इसका नामकरण कर देते हैं। इसको अपन 16 भागों में विभाजित करते हैं। उनसे अपने को अपन आगे देखेंगे जो डिग्री सीट है उसके बारे में। इसका नामकरण दे दिया अपन ने। जैसे ये जो सीट है वो अपनी 64 नंबर की सीट है। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखते हैं कि इसमें 1 से लेकर 106 तक की संख्याओं का प्रदर्शन किया जाता है, जो 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतरों के बीच में फैली हुई होती है। यानी कि 4 डिग्री तो अक्षांश और 4 डिग्री देशांतरों के मध्य है फैली हुई होती है। इसका नामकरण की अगर अपन बात करें तो क्षेत्रीय आधार पर ही इसके नामकरण किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिग्री सीट की। डिग्री सीट है, इसके विस्तार की अगर अपन बात करें तो इसका विस्तार 1 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री देशांतर के मध्य होता है। जबकि जो मिलियन सीट थी उसका विस्तार कितना था, 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के बीच था। और डिग्री सीट की मापनी होती है वो 1:2,50,000 होती है, जबकि मिलियन सीट की मापनी थी वो 1:10 लाख थी। इसके अंतर्गत अगर अपन देखें डायग्राम बनाकर तो 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री और 32 डिग्री, 80 डिग्री ईस्ट, 81, 82, 83 और 84 डिग्री। यहाँ पे अपन ने बात की थी ये 64 नंबर की सीट है। इसको अपन कितने भागों में विभाजित करते हैं, 16 भागों में विभाजित करते हैं। इनका नामकरण भी करते हैं अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी। इन अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर इसका नामकरण कर दिया। इसको 16 भागों में अपन ने विभाजित कर दिया। तो इसके विस्तार की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो 1 डिग्री देशांतर है और 1 डिग्री अक्षांश है। यानी कि ये इसका विस्तार है, 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर, इसके मध्य इसका विस्तार है। अब अगर कोई इससे आगे डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है तो वो किस प्रकार से पूछता है, आपको दे दिया कि निम्न में से जो डिग्री सीट है उस डिग्री सीट को छांटिए। 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक दे दिया 64N, एक दे दिया 64, एक दे दिया 64N/2 और नील, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से अपने को दे सकता है। तो इनमें से अपने को छांटना है। तो अपन जानते हैं कि जो डिग्री सीट है इसका विस्तार 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर के मध्य ही होता है। तो इसका जो विस्तार है वो अपन देखें कि 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर वो कहां पर होगा। तो ये तो अपन देखते हैं ये तो होगा ही नहीं, ये तो मिलियन सीट है, जबकि ये भी नहीं होगा,
ये आधा डिग्री सीट है, नीचे 2 आ गए तो अपने सामने ऑप्शन बच गए ये वाले। तो अपन देखते हैं कि इसका विस्तार 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर ब है वो अपना सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकता है, लेकिन संभावना यहाँ से क्वेश्चन ना आने आकर के, और ज्यादातर देखते हैं कि अपन या तो विस्तार में से आ जाए या फिर अगला और डेप्थ में से पूछे तो मापनी में से पूछ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आधा डिग्री सीट के बारे में। आधा डिग्री सीट की अगर अपन विस्तार की बात करें तो आधा डिग्री सीट का विस्तार 30 मिनट अक्षांश से लेकर के 30 मिनट देशांतरों के मध्य इसका विस्तार है वो होता है। इसकी अगर अपन मापनी की बात करते हैं तो इसकी जो मापनी होती है वो 1:1,25,000 होती है। आधा डिग्री सीट की मापनी के होती है। इस तरह से अपन देखते हैं कि जो आधा डिग्री सीट है उसका विस्तार 30 मिनट अक्षांशों से लेकर 30 मिनट देशांतरों के मध्य होता है। और इसकी जो मापनी है वो 1:1,25,000 होती है, जिसके अंतर्गत अपन अगर डायग्राम से इसको देखें तो अट्ठाईस डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री और 32 डिग्री, यह आ गया 80 डिग्री। इससे लेकर के 84 डिग्री इस तक इसका विस्तार आ गया। इसको अपन ने 16 भागों में विभाजित किया था कि 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 और ये 16 भागों में इसको विभाजित किया था। सीट का नामकरण अपन ने दिया था कि ये अपनी 64 नंबर की सीट है, ये नामकरण अपन ने दिया था। अब इसके आधा जो डिग्री सीट है इसके बारे में, इसके नामकरण की अगर अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि दिशाओं के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। ये जो है वो है नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानी जाती है, ये नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानी जाती है, ये साउथ ईस्ट के नाम से जानी जाएगी, या फिर इसे कह सकते हैं अपन साउथ वेस्ट के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसका जो नामकरण है वो किया जाता है। कुछ शायद नाम उल्टे हो गए। एक, दो, 6, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। इस प्रकार से इसे अपन दे सकते हैं कि दिशाओं के आधार पर है इसका नामकरण कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे अपन देखते हैं कि ये जो अपनी 64 नंबर की सीट है, 64 नंबर की सीट के अंदर देख करके अपने को पूछ सकता है कि यहाँ पर जो 3 नंबर सीट है वो साउथ वेस्ट में है। तो इस प्रकार से ये देख करके ऑप्शन देख करके पूछ सकता है, या फिर अपने को जैसे अपन ने पहले बात की थी कि आधा जो डिग्री सीट है
वो निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो कोई भी ऑप्शन आएगा, या फिर 64 4 बटा नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, वो तो गलत हो गया। या फिर अपने दे सकता है यहाँ पर जैसे 64 4 बटा नॉर्थ ईस्ट, ये बात होगी क्योंकि 4 नॉर्थ ईस्ट में नहीं होकर के कहां पर है, साउथ वेस्ट में है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, और यहाँ पर ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो आधा डिग्री सीट है उसके अंतर्गत अपने को मापनी है वो 1:1,25,000 मिलती है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं सबसे लास्ट में, वो आती है चौथाई डिग्री सीट के बारे में। चौथाई जो डिग्री सीट है इसके विस्तार की अपन बात करें तो इसका विस्तार है वो 15 मिनट अक्षांश से लेकर के 15 मिनट देशांतर के मध्य मिलता है, और इसकी जो मापनी है वो है 1:1,50,000 इसकी मापनी है।